नमस्ते बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम रियल नंबर्स। अब देखिए, ऑलरेडी हमने क्लास 9th में भी रियल नंबर्स पढ़े थे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम एक स्टेप पीछे चलते हैं और क्लास 9th में जो रियल नंबर्स समझे थे उसको एक रिवाइज कर लेते हैं। ऑलरेडी पहले सबको पता होगा रियल नंबर्स क्या होते हैं, फिर भी मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। सब लोगों को पता है नेचुरल नंबर्स क्या हैं? तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो वो सारे नंबर्स जो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फिर बात आती है आपकी होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या होंगे? तो होल नंबर्स होंगे जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, मतलब कि नेचुरल नंबर में अगर हम 0 भी ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर। मतलब 0 1 2 3 ये सब है आपके होल नंबर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होंगे? तो इंटीजर्स होंगे आपके ऑल नेचुरल नंबर्स विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन एंड 0, ठीक है। मतलब कि सारे नेचुरल नंबर्स जिसमें प्लस भी हो और नेगेटिव भी हो, प्लस साथ में उसमें क्या हो? 0 भी हो, उनको सबको हम इंटीजर बोलेंगे। मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये सब क्या कहलाएंगे? आपके इंटीजर्स, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स क्या थे? तो वो सारे नंबर जो क्या होते थे? p/q के फॉर्म में, जिन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर पाते थे, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ऐसे नंबर्स कहलाते थे हमारे रेशनल नंबर्स। और फिर हमने पढ़ा था इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स में क्या देखा था हमने? तो द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन, है ना, जिनको कि हम कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन, जिनको हम जो है p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, उन नंबर्स को हम क्या बोलते थे? इर्रेशनल नंबर, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और जिन नंबर को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते थे उनको बोल रहे थे रेशनल नंबर, ठीक है। और रियल नंबर्स क्या होंगे? तो ये सारे नंबर्स को अगर हम मिला दें, या ये सारे नंबर का जो ग्रुप होता है आपका, वो कहलाता है रियल नंबर्स। तो ये एक हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया कि रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो ये आप एक बार देख लीजिए वापस से। नेचुरल नंबर्स जो हमारे स्टार्ट होते हैं 1 2 3 से, इंटीजर्स, साथ में होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, इंटीजर्स विथ प्लस एंड माइनस साइन, रेशनल नंबर्स, नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इर्रेशनल नंबर्स, द नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और ये सारे नंबर्स कहलाते हैं हमारे रियल नंबर्स। तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूक्लिड डिवीज़न लिमा। अब यूक्लिड्स के नाम से तो आप ऑलरेडी क्लास 9th में फेमिलियर हो चुके होंगे। अब उन्हीं को जो है थोड़ा और हम स्टडी करेंगे। तो यूक्लिड्स ने एक हमको जो है एक मेथड दिया हुआ है जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीज़न लिमा। अब ये यूक्लिड्स बड़े ही जो है हम बोल सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार इंसान थे। इन्होंने क्या किया कि ऑलरेडी जो पहले से डिफ़ाइन था उसको उन्होंने अपनी लैंग्वेज में एक चीज़ डिफ़ाइन कर दी और उसको उन्होंने अपना नाम दे दिया। अब देखिए, यूक्लिड डिवीज़न लीमा है क्या, ये समझने के लिए हम एक इंटीजर्स का पेयर ले लेते हैं। तो जो हमारी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो उसी इंट्रोडक्शन में दिया है, उसी में से हम एक पेयर ले लेते हैं। 17 6 ये नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारे पास नंबर है, इस नंबर को अगर हमको पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि अगर सोचो हम इसको डिवाइड करते हैं, है ना, आप पहले इसको डिवीज़न से समझ लीजिए, फिर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए,
अगर मैं 17 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा आपका 6 1 6 6 2 12 और 3 18, तो ये 2 टाइम्स होगा 6 2 12 और आपका रिमाइंडर बच जाएगा 5। ठीक है, जो हम डिवीज़न प्रोसेस करते थे वही मैंने यहाँ पे किया। तो ये जो 17 6 है इसको हम क्या मतलब कि ये हमारा जो है 17 को हम डिविडेंड मान लेते हैं और ये 6 हमारा डिवाइज़र हो जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, इसको अब हम हमारे डिवीज़न प्रोसेस में सिंपल तरीके से कैसे लिखते थे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 17 को क्या होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जैसे हम बचपन से लिखते आ रहे हैं। तो 6 इंटू 2 प्लस 5, इस तरीके से लिख सकते हैं 17 को। एक और हम पेयर ले लेते हैं 5 और 12 का। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 5 को 12 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हमको मालूम है कि 5 जो है वो छोटा नंबर है 12 से। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमको यहाँ डिवाइड करना होगा तो कितने का मल्टीप्लाई होगा, 12 इंटू 0, तो हमको क्या मिलेगा 0, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। उसके बाद हम डेसिमल में इसको निकाल सकते हैं, लेकिन हमको डेसिमल में इसको फाइंड आउट नहीं करना, अभी बस इतना करके छोड़ देना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये हमारा डिविडेंड 5 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस रिमाइंडर कितना है आपका 5। क्लियर, बात समझ में आ रही है आपको। फिर देखिए एक और हम इंटीजर कंसीडर करते हैं 20 और 4। अब 20 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, ये हमारा डिविडेंड हो गया, 20 डिविडेंड है। तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 5 20 और रिमाइंडर आ रहा है हमारा 0। तो इस 20 को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख देंगे डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब 4 इंटू 5 प्लस 0। तो देखिए ये 3 तरीके से हमने जो है अलग अलग इंटीजर्स के पेयर को एक्सप्रेस किया हुआ है। और ये एक्सप्रेस हमने कोई नई मेथड यूज़ नहीं की है, हम जो बचपन से डिवीज़न मेथड पढ़ते आ रहे हैं उसी मेथड से हमने इसको यहाँ पे एक्सप्रेस किया हुआ है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इसको इस तरीके से एक्सप्रेस क्यों किया है, तो ये अभी आपको जब यूक्लिड डिवीज़न के बारे में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी कि हमने ऐसा क्यों किया है। तो बच्चों आप देखिए ये जितने इंटीजर्स को हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है ये सब हमने डिवीज़न मेथड की फॉर्म से लिखा हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये हमने लिखा कैसे था, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही चीज़ है ना जो हमने एक्सप्रेस किया हुआ है, ऊपर के जो तीनों इंटीजर्स हैं इनको हमने जो एक्सप्रेस किया है किस फॉर्म में किया है, इसी फॉर्म में किया है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए यूक्लिड्स ने भी यही किया था कि ये जो हमारा डिवीज़न प्रोसेस था इसी को जो है उन्होंने एक अलग नाम दे दिया और उसको अपना नाम दे दिया। फिर किस तरीके से, तो उन्होंने क्या किया कि देखिए उन्होंने ये बोला कि जो डिविडेंड है इसको वो कंसिडर कर रहे हैं, उन्होंने उसको ए मान लिया, ये डिविडेंड को उन्होंने ए माना, डिवाइज़र को उन्होंने बी लिख दिया और जो कोशेंट है उसको क्यू लिखा उन्होंने, और ये हो गया आपका रिमाइंडर आर। अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डिविडेंड कितना हो गया आपका ए इज इक्वल टू डिवाइज़र कितना है आपके पास में बी इंटू कोशेंट कितना है क्यू प्लस रिमाइंडर कितना है आपके पास में यहाँ पे आर। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लीमा ने इसी फॉर्म में दो इंटीजर्स को एक्सप्रेस किया, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसको उन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर।
और साथ में कंडीशन है, वो क्या है कि वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। अब देखिए ये कंडीशन भी कोई अलग नहीं है। आप देखिए यहाँ पे भी हमको मालूम है कि जो रिमाइंडर है वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है और हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा, मतलब डिवाइज़र से हमेशा छोटा होगा। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ हमको वो याद रखनी है, वो ये है कि q और जो r हैं, q और r दोनों की वैल्यू 0 हो सकती है ना। अगर कहीं कहीं पे दोनों की वैल्यू 0 आ सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम कहीं पे ये 0 आ जाए तो इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो हमने यहाँ जो तीनों एग्जांपल लिए थे उसमें यहाँ पे क्या देखा था, यहाँ R0 आ रहा था आपका, तो R इसमें 0 है, यहाँ पे Q 0 है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि कहीं पे भी Q और R दोनों कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि थ्योरम, हमारी एनसीईआरटी की थ्योरम 1.1 यूक्लिड्स डिवीज़न लीमा। अब देखिए इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ऑलरेडी हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो बच्चों उसी थ्योरम को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो थ्योरम क्या है उसको हम समझ लेते हैं। थ्योरम है हमारी गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, मतलब कि हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स जो गिवन है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, उनके लिए दो यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे q एंड r सच दैट, किस तरीके से, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। इसका मतलब r आपका 0 या 0 से ग्रेटर होगा और b से छोटा होगा। देखिए यहाँ पे जैसे हमने, हमारे पास a इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, तो 17a है हमारे पास, और b कितना है 6। तो आप देखिए ये a हो गया आपका, a इज इक्वल टू b कितना है 6 है, तो a इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, a इज इक्वल टू बी क्यू। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन कितना है 2 प्लस r, सॉरी r कितना है 5। तो आप देखिए यहाँ पे गिवन है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, दो पॉजिटिव इंटीजर a और b, उनके लिए दो यूनिक इंटीजर्स, ये देखिए दो यूनिक इंटीजर्स है ना, दोनों इंटीजर्स डिफरेंट हैं, तो 2 और 5, तो दो यूनिक इंटीजर्स जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे, तो वो आपका होगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और कंडीशन क्या रहेगी कि r की वैल्यू आपकी 0 या 0 से ग्रेटर होगी और लेस देन b होगी। तो देखिए इस केस के लिए जहाँ हमने लिखा है 17 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 5, अब यहाँ पे हमारा जो r है वो कितना है 5 है। इस केस में आपको देख रहे हैं यहाँ पे r कितना है 5। देखिए कंडीशन क्या है कि r आपका b से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ b कितना था, यहाँ b इज इक्वल टू कितना है अपने पास में 6 है, और r इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5 आ रहा है, मतलब कि ये 6 से छोटा है। ये होना चाहिए ना 0 और 6 के बीच में आना चाहिए कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए और लेस देन b, मतलब लेस देन 6 होना चाहिए। तो r कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है। आप सब केस में देखिए सेम ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए r इज इक्वल टू कितना है 5 आपका b से छोटा है, b कितना है 12। इस केस में देखिए r कितना आ रहा है 0 और b कितना है 4। तो हर केस में आपका r जो है वो b से छोटा ही होगा। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। अब ये एल्गोरिथम जो है हमारी यूक्लिड्स डिवीज़न लीमा पे बेस्ड है। जो अभी हमने यूक्लिड्स डिवीज़न लीमा पढ़ा है और ये जो हमारी थ्योरम है इसी के ऊपर बेस्ड है हमारी यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम की हमको ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम से हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे।
HCF फाइंड आउट करने में हम यूक्लिड्स डिवीज़न का यूज़ करेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि हम HCF किस तरीके से यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम से फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम समझते हैं। देखिए, स्टेप नंबर 1, हमारे पास सपोज दो नंबर दिए हुए हैं, ये दो इंटीजर हैं A और B, इनका हमको HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको इन दो नंबर्स का फाइंड आउट करना है। तो अब हम यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से किस तरीके से इनका HCF फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली स्टेप में हमने यूक्लिड्स डिवीज़न लीमा पढ़ा था। क्या था हमारा यूक्लिड डिवीज़न लीमा? तो वो था कि A = BQ + R होता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो भी हमारे पास A और B दोनों नंबर हैं उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? उसको हम लिखेंगे A = BQ + R। ये हमारी स्टेप नंबर 1 होगी, ठीक है। और कंडीशन क्या होती है? वो कंडीशन हम लिख देंगे कि R आपका जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए और लेस देन B होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में आएंगे हम स्टेप नंबर 2। उसमें क्या करना है? अब स्टेप नंबर 2 में हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा R की वैल्यू 0 है। अगर हम मान लेते हैं कि इफ़ R = 0 आ जाता है, पहली स्टेप में अगर हमारा R = 0 आ जाता है, तो फिर क्या होगा? तो फिर हमारा ये होगा कि जो HCF है इन दोनों नंबर का वो कितना आ जाएगा। तो अगर R की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाती है, तो जिस स्टेप में हमारी R की वैल्यू 0 होगी वहाँ पे जो B की वैल्यू होगी वो हमारा HCF होगा। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा HCF हो जाएगा B। क्लियर है बात? समझ में आ रही है आपको? सबसे पहली स्टेप में हमने A = BQ + R के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया। फिर स्टेप नंबर 2 में हम चेक करेंगे क्या R की वैल्यू रिमाइंडर 0 आ रहा है हमारा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 है वहाँ पे जो B की वैल्यू हमारी है उसको हम HCF लिख देंगे। फिर अगर मान लो सेकंड कंडीशन, अगर मान लो रिमाइंडर 0 नहीं आता है, फिर क्या करना है? तो इफ़ R ≠ 0, तो अगर R की वैल्यू 0 नहीं आएगी तो फिर हमको नेक्स्ट स्टेप में बढ़ना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप? तो नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि जो पहले वाली स्टेप में हमारा B था, जो पहले वाली स्टेप में B था, अब वो कहाँ आ जाएगा? आपका A की जगह आ जाएगा। उसको आप कहाँ लिखोगे? A की जगह लिख दोगे। और जो हमारा पहले वाली स्टेप में R था, क्योंकि अब रिमाइंडर अपना 0 नहीं है, तो अब जो हमारा R था वो कहाँ आ जाएगा? आपका B की जगह। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये क्या हुआ? यहाँ पे हम जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इंटीजर क्या क्या हो जाएंगे? हमारे पास इंटीजर ये होंगे ना, पहले A भी था इंटीजर, यहाँ पे A भी था, अब क्या हो जाएगा? A की जगह ले ली B ने और B की जगह ले ली R ने। अब यहाँ पे यूक्लिड डिवीज़न लीमा लगाएंगे तो A की जगह तो आ गया आपका B, B की जगह आ गया आपका R। अब क्या होगा? क्वोशिएंट आएगा। तो अब यहाँ पे कुछ नया क्वोशिएंट आएगा तो उसका हम नाम दे देते हैं Q1 प्लस उसका कुछ रिमाइंडर बचेगा, उसको हमने नाम दिया R1, ठीक है। और कंडीशन क्या होगी? वही कि जो R1 की वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए और लेस देन, अब B यहाँ पे B होता था लेकिन यहाँ पे B की जगह कितना है? इस स्टेप में R है, सॉरी यहाँ पे मैं R1 लिखेंगे, कितना होगा? R1 इज़ लेस देन R, ठीक है। अब फिर स्टेप नंबर 3 में हम वापस से चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे R1 की वैल्यू 0 आ रही है। अगर R1 की वैल्यू यहाँ पे 0 आती है तो इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा आपका? तो HCF हो जाएगा हमारा R। कितना होगा HCF? अगर R1 की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ पे B की जगह कितना था? R है ना। जैसे यहाँ पे हमने क्या बोला था कि R की वैल्यू 0 हो रही है, तो उस केस में आपका HCF कितना था? B था। अब यहाँ पे अगर R1 की वैल्यू 0 होती है तो इसका HCF कितना आएगा? इसका HCF आ जाएगा आपका R। मतलब हम बोल सकते हैं HCF कितना आ जाएगा फिर इस केस में? तो HCF हो जाएगा आपका R हो जाएगा, ठीक है। अब वापस से देखते हैं कि अगर मान लो R1 की वैल्यू यहाँ 0 नहीं होती है, उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में वापस से ये स्टेप रिपीट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास में
बी की जगह कितना है आर है, तो अब वो कहाँ आ जाएगा ए की जगह आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आर कितना था आपके पास में R1, अब वो कहाँ आ जाएगा बी की जगह। फिर उसका क्वेश्चन आएगा आपका, तो आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे Q2 प्लस R2, और कंडीशन क्या होगी, वही होगी कि R2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन R1। तो ये प्रोसेस हमको तब तक रिपीट करनी है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है, और जिस केस में जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप में जो भी हमारी b की वैल्यू होगी वो आपका कहलाएगा SCF। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कुछ तो थोड़ा बहुत तो इस स्टेप से समझ में आया होगा, और जो थोड़ा बहुत डाउट है वो अभी हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उससे आपका वो डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों यूक्लिड डिवीज़न लीमा एल्गोरिथम समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 नंबर का SCF फाइंड करूँगा। हमको SCF फाइंड करना है 2 नंबर्स का, कौन कौन से 240 और 128, ये 2 नंबर मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो हमको चेक करना है कि इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो आपका जो ग्रेटर नंबर होगा उसको आपको A कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 240 ग्रेटर है 128 से, अगर मान लो ये उल्टा लिखा होता 128 240, तो आपको पहले क्या करना है ग्रेटर नंबर को आगे लिखना है, ठीक है, वो आपका A होगा। तो 240 इज़ ग्रेटर देन 128, ठीक है। तो हमने ग्रेटर नंबर को A कंसिडर करेंगे, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 240 हो गया, और B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 128, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 लिखते हैं। स्टेप नंबर 1 में यूक्लिड डिवीज़न लीमा क्या होगा इसका, तो इसको आप चाहें तो इधर साइड में डिवाइड करके देख लीजिए कितना होना चाहिए आपका, तो 240, ठीक है। 240 को क्या करेंगे हम 128 से डिवाइड करेंगे, तो कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 128, रिमाइंडर बचेगा आपका 2 1, तो ये आपका रिमाइंडर बच रहा है 112। तो इसको कैसे लिख देंगे हम, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यूक्लिड डिवीज़न लीमा के फॉर्म में इसको लिखेंगे अब हम। तो इसका हो जाएगा आपका 240 इज इक्वल टू 128 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर है आपका 112। बात समझ में आ रही है आपको। तो हमने पहले क्या करा, जिन 2 नंबर का हमको SCF फाइंड करना है उसमें ग्रेटर नंबर को A मान लिया, और जो स्मॉलर नंबर था उसको हमने B कंसिडर करा, फिर उसको हमने यूक्लिड डिवीज़न लीमा के फॉर्म में लिखा। यहाँ तक तो आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अब क्या करना है हमको, तो हमने देखा था वहाँ सेकंड स्टेप में हम क्या पता कर रहे थे, देखिए मैंने यहाँ पे क्या हुआ था, ये बोला था आपसे कि सेकंड स्टेप में हम चेक करेंगे क्या रिमाइंडर 0 है। अगर रिमाइंडर 0 है तो हमको SCF मिल जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो हमको नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है, R इज इक्वल टू आ रहा है हमारा 112, है ना। मतलब क्या है हमारा R इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, R 0 नहीं आया, मतलब हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, अब देखिए ये A और B की वैल्यू थी ना, अब हमारे लिए पास क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो B है वो कहाँ पहुँच जाएगा, तो अब A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ A की वैल्यू 240 थी, ठीक है। अब मेरे लिए A कितना होगा, ये 128 हो जाएगा, है ना, ये वाला तो हट गया। अब A की जगह कौन ले लेगा, ये, और B की जगह क्या ले लेगा, ये R 112। बात समझ में आ रही है आपको कि यहाँ पे A और B ये दोनों थे, ठीक है। अब इसी चीज़ को हमको यूक्लिड डिवीज़न लीमा के फॉर्म में लिखना है। इसको एक बार और देख लीजिए, हमने ये यूक्लिड डिवीज़न लीमा के फॉर्म में लिखा, फिर चेक किया कि क्या R इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो R इज इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, जो ये R है, जो ये आपका B है वो आ जाएगा A की जगह पे, और जो R है वो आ जाएगा B की जगह पे, इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपका B था वो A की जगह आ जाएगा, और जो R है वो आपका B की जगह ले लेगा। मतलब देखिए A की जगह कितना लिख दूंगा मैं, 128 इज इक्वल टू B की जगह कितना आ जाएगा आपका 112,
ठीक है, अब इन दोनों को हमको डिवाइड करके देख लेना, इसी फॉर्म में आ गया ना ये आपके 128 और 112। तो इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। 128 डिवाइडेड बाय 112 कितने टाइम्स जाएगा? तो 112 इंटू 1 इज इक्वल टू 112। तो अब हमारा रिमाइंडर बचेगा यहाँ से 16। तो इसको कैसे लिख देंगे? 128 इज इक्वल टू 112 इंटू क्वेश्चन कितना है आपका 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 16। ठीक है, फिर अब चेक करेंगे वापस से नेक्स्ट स्टेप में कि क्या r इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अब देखिए r इज इक्वल टू 0 आ रहा है क्या आपका? तो यहाँ पे भी हम चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि r की वैल्यू अभी भी हमारी 0 नहीं आई है। ठीक है, इसका मतलब हम वापस से नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे। अब क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे b था वो अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पहुँच जाएगा a की जगह, और जो r था वो अब कहाँ पहुँच जाएगा? b की जगह। मतलब कि a की जगह कौन ले लेगा? 112 ले लेगा, और b की जगह कौन ले लेगा? अब ये रिमाइंडर 16 ले लेगा। तो इसको अगर हम वापस से यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? 112 इज इक्वल टू b की जगह जाएगा आपका 16। फिर इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। 112 डिवाइडेड बाय 16 तो कितना होगा? 16 इंटू 7 टाइम्स अगर हम करते हैं तो हमको मिलेगा 112, और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0। तो इसको कैसे लिख देंगे हम? 112 इज इक्वल टू 16 इंटू क्वेश्चन कितना है आपका 7 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब चेक करते हैं तो देखिए रिमाइंडर अपना 0 आ गया है। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो हम यहीं पर रुक जाएंगे क्योंकि हमको HCF इसी स्टेप में मिलेगा। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो अब हम बोलेंगे HCF ऑफ, इन दोनों नंबर का HCF फाइंड कर रहे थे हम 240 और 128। तो इनका HCF कितना आ जाएगा? तो मैंने बोला था कि जब रिमाइंडर जिस स्टेप में 0 आएगा उसमें जो b की वैल्यू होगी, मतलब b कितना है यहाँ पे 16, तो आपका HCF कितना आ जाएगा 16। कितना होगा आपका HCF 16। या उसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जिस स्टेप में r की वैल्यू 0 आती है उसके ऊपर वाली स्टेप में जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो आपका HCF होगा। तो देखो यहाँ पे भी r कितना है 16 है। देखो दोनों का सेम आने का रीज़न ये है कि जो यहाँ पे इसके पहले वाली स्टेप में, प्रीवियस स्टेप में r था वो अब क्या हो गया हमारे लिए b हो गया, इसलिए दोनों सेम ही चीज़ है। तो उसको आप कैसे भी याद रख सकते हो। आपको जिस स्टेप में जहाँ r की वैल्यू 0 आएगी उसी का जो b होगा वो आपका HCF होगा, या उसके ऊपर वाली स्टेप का r जो है वो आपका HCF होगा। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेटर वे ये है कि जिस स्टेप में आपका r 0 आए उसमें जो आपकी b की वैल्यू होगी उसको आप ध्यान रखिए, वो आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है बच्चों को कुछ कन्फ्यूज़न हो जाता है तो आप उसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो में जो बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।